फिर एक बार वो और जाते हैं महल से बाहर और एक मृत व्यक्ति को देखते हैं और फिर दुखी होकर लौट आते हैं और कई दिनों तक वो सोते नहीं। वो विचार करते हैं लोगों के दुखों के बारे में और फिर वो महल त्याग कर चले जाते हैं अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़ के चले जाते हैं। 6 साल भटकते हैं इधर उधर और भटकने के बाद जो उन्होंने ज्ञान आत्मसात किया, दुनिया को देखकर, दुनिया को समझकर, घूमना भी एक ज्ञान है, किताबों से कहीं बड़ा ज्ञान घूमने में। राहुल साहब ने लिखा है कि घुमक्कड़ी सबसे बड़ा ज्ञान है, ज्ञान का स्रोत है। तो वो भी 6 साल तक भटके और भटकने के बाद उन्होंने समाधान दिया। समाधान क्या दिया? मध्यम मार्ग। और ये मध्यम मार्ग क्या है? यही वास्तविक समस्या का समाधान है। जिसने भी दुनिया की समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया, ठीक है, 2-3 धर्म दुनिया में बहुत पॉपुलर है। अगर धर्मों को देख ले, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और तो लगभग दुनिया की लगभग 80% आबादी इन 3 धर्मों के फॉलोअर है, इन 3 धर्मों के। और 3 धर्मों का मार्ग जो है मध्यम मार्ग है। इस्लाम को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो वहां भी आपको मध्यम मार्ग निकल के आएगा। क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ेंगे तो वहां भी मध्यम मार्ग ही निकल कर आएगा और बुद्ध को भी पढ़ेंगे तो मध्यम मार्ग ही निकल के आएगा। मध्यम मार्ग समानता का प्रतीक है। न कोई बहुत अमीर, न कोई बहुत गरीब, न आपके पास बहुत ज्यादा चाहत होनी चाहिए, न ऐसा भी आप त्याग न करने के सब कुछ हो। यही तो मध्यम मार्ग है। हम सब तलाश करते हैं समस्याओं का समाधान, नहीं। अगर नहीं निकलता समस्या का समाधान तो कहीं ना कहीं हमारे सोचने की दिशा में गलती है। समाधान तो दे के चले गए, बुद्ध दे के गए, सब लोग देकर गए और आज हम चर्चा कर रहे हैं उन्हीं सब चीजों पे, पर समाधान नहीं निकाल पा रहे। समस्या क्या है हमारे सामने? हम कभी बीजेपी को गाली देते हैं, कभी कांग्रेस को कोसते हैं, कभी सपा बसपा, सभी वैचारिक अंतर है पार्टियों को लेके और सबने सत्ता की है। बसपा ने भी की है सत्ता, सपा भी सत्ता में रही है, कांग्रेस भी लंबे समय तक सत्ता का आनंद उठाया है और आज बीजेपी उठा रही है। तो फिर बीजेपी आई है तो हम चिल्ला रहे हैं। साथियों, जिस देश में हम रहते हैं ये एक ऐसा देश है दुनिया का कि शायद ही दुनिया का ऐसा कोई देश, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं राष्ट्रवादी बनकर, मैं राष्ट्र के प्रेम में इतना पगलाया नहीं हूं कि मैं यूं ही कहूं कि भारत दुनिया का अच्छा देश है। वास्तव में भारत दुनिया का अच्छा देश है। इसीलिए तो दुनिया के तमाम हिस्से से लोग सैकड़ों हजारों वर्ष से भारत आते रहे और आने वाले 1000 वर्षों तक भी दुनिया के लोग भारत में आते रहे। ऐसे ही ये विविधताओं से भरा पड़ा देश नहीं बनाया, क्योंकि हाँ ऐसी चीजें थी। क्या कभी आपने नेचुरल कैलेमिटीज को झेला है? नहीं झेलते आप ना। आप सूखे की मार झेलते हैं। जो सूखा हम कहते हैं कि सूखा आ गया, उस सूखे का प्रभाव भी आपसे नहीं पड़ता। सूखा देखना है तो जाके सहारा के रेगिस्तानों में देखिए। साथियों, सत्ता में बैठे लोग चाहते ही नहीं कि हमारी समस्या का समाधान, और हम भी उसी में हिस्सा है। मैं एक सवाल पूछता हूं कि भारत गरीब देश है या अमीर देश है? साथियों थोड़ा जवाब दीजिए, वार्तालाप कीजिए, बात कीजिए, हमसे बात कीजिए। अमीर देश है कि गरीब देश है? गरीब देश है। अमीर है। और कुछ लोग कह रहे हैं अमीर देश नहीं है। मंच पे बैठे हुए साथी भी हैं हमारे कुछ लोग, उनका भी ध्यान में रखना चाहता हूं। भारत में इतनी गाय भैंस पाई जाती है जितनी दुनिया में पाई जाती है उसकी आधी पाई जाती है। भारत में चावल का उत्पादन इतना होता है कि दुनिया में जितना चावल पैदा होता है उसका 1/3 चावल भारत में पैदा होता है। गेहूं में हम तीसरे स्थान के प्रोडक्शन में
दूध में दुनिया में जितना दूध प्रोडक्शन होता है आधा दूध भारत में पैदा होता है। आधा जितना फल फ्रूट दुनिया में पैदा होता है आधा फल फ्रूट भारत में पैदा होता है। दुनिया से मैं तुलना कर रहा हूं, रेस्ट वर्ल्ड भारत को छोड़ के। तो इतना संपन्न देश में इतने गरीब कैसे रहते हैं? मोदी जी तो डाटा का हेरफेर करने में बड़े माहिर है। गूगल डाल के देखिए कि भारत में गरीबी कितनी है तो आएगा 5% गरीबी है। और भारत की गरीबी की परिभाषा क्या है? यही समस्या है। इसी के समाधान की बात कर रहा हूँ। और इसी की समस्या के समाधान की बात सब लोग करके गए। बुद्ध भी इसीलिए चिंतित थे, इसलिए थोड़ी चिंतित थे कि आपका वे ऑफ लाइफ होना चाहिए कि अपने पुरखों का सम्मान ऐसे कर लीजिए, मुर्दों को ऐसे जला लीजिए और एक तरह से शादियां कर लीजिए। बुद्ध थोड़े आए थे। बुद्ध तो आए थे समस्याओं के समाधान के लिए ना, कि दुनिया को खुशहाली कैसे प्राप्त हो। मोहम्मद साहब दुनिया में इसलिए थोड़े आए थे कि आप मुर्दों को कैसे गाड़ोगे और मुर्दों को कैसे नहलाओगे, इसलिए आए थे ना कि दुनिया में खुशहाली कैसे आए। और अगर खुशहाली हम नहीं ला पा रहे तो हम भी गलत हैं, हम भी तो सत्ता में रहे हैं। ठीक है, चिल्ला रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आ जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा, अखिलेश जी आ जाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा, और भाजपा चली जाएगी तो समस्या सब ठीक हो जाएगी। सब लोग रहे हैं, सब लोग सुख भोग रहे हैं सत्ता का। और ये समस्या कौन सॉल्व करेगा? भारतीय गरीबी की परिभाषा ये कहती है कि एक व्यक्ति 27 रुपए पर डे से कम कमाए तो वो गरीब है। 27 रुपए, एक आदमी 27 रुपए रोज कमा रहा है, 30 रुपए मान लो तो कितना हुआ महीने का? 900 रुपए। 900 रुपए में आपका जीवन चल जाएगा, ऐसी भारत सरकार कहती है। उससे ज्यादा हुआ तो आप गरीब नहीं है। और ऐसी आबादी को भारतीय सरकार कहती है 5%, जबकि वास्तविक डाटा 26%। और वर्ल्ड बैंक गरीब की परिभाषा कहता है कि जो व्यक्ति $3 पर डे कमाता है उससे नीचे वो गरीब है। $3 का मतलब आज के दौर में 270 रुपए होते हैं। यानी 270 रुपए आप अगर रोज कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। और 270 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति का लगभग अगर उसकी मंथली आय निकाली जाए तो 9300 के आसपास, 9,300 रुपए के आसपास। अब जरा देखिए कि भारत में 10,000 से कम कमाने वाले लोगों की आबादी कितनी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल लिखा था, उसने बताया कि भारत में 80% लोग 10,000 से कम कमाते हैं। तो ये हालत है देश की। देश के पास संपन्नता कितनी है जरा आइडिया लगाइए। वर्तमान समय में पर कैपिटा इनकम भारत की 17,000 रुपए पर कैपिटा पर वर्ष है। अगर एक छोटा सा परिवार 5 सदस्यीय परिवार है तो उसकी आय 85,000 रुपए पर मंथ इंडिया कमाता है। इतना पैसा कमाता है एक परिवार। अगर 5 सदस्य है तो उसके घर में 85,000 रुपए आ जाना चाहिए। इतना ये एवरेज मनी है भारत के पास। और 10,000 से कम कमाने वालों की संख्या 80% भारत में है। तो ज्यादा कहाँ है? चावल इतना कि हर व्यक्ति की थाली में हर टाइम 300 ग्राम चावल हो जाए। 100 ग्राम चावल में पेट भर जाता है। 200 ग्राम सरप्लस चावल। गेहूं इतना प्रोडक्शन है भारत में कि हर टाइम भारत के हर व्यक्ति की थाली में 8 रोटी हो सकती है। दूध इतना है कि सुबह शाम मिला के एक गिलास दूध पी सकता है भारत का हर आदमी। बच्चा तो छोड़िए, यहाँ बच्चों को दूध नहीं मिलता। फल फ्रूट इतने कि हर टाइम भारत के थाली में एक सेब एक संतरा हो सकता है। और कपड़ा कितना होता है? मोदी जी का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग नहीं करते। भारत में कपड़े का प्रोडक्शन 40 स्क्वायर मीटर पर कैपिटा पर ईयर है। और एक पैंट शर्ट लोग पहनते हैं ये 2.5 स्क्वायर मीटर में हो जाता है। यानी एक व्यक्ति 20 जोड़े कपड़े भारत में सिलवा सकता है, पर आप नहीं सिलवा पाते। मोदी जी सिलवाते, हम नहीं सिलवा पाते। इतना मेघालय घूम के ये बांस इतना कि पूरा भारत बांस से अपना छत छा ले। केरला घूम के आइए, जो काली मिर्च, इसी काली मिर्च की लालच में तो दुनिया वाले भारत आए। ऐसे फैलती है जैसे घास फैलती है, घास फैलती है वैसे काली मिर्च का प्रोडक्शन होता है केरला में। चाय का प्रोडक्शन जाके असर देखिए, ये है।
जरा सऊदी अरब घूम के आइए, मक्का से मदीना जाइए, बहुत सारे लोग हज करने जाते हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखेगा। इजिप्ट घूम के आइए, सूखा पड़ा रहेगा, कहीं प्रोडक्शन नहीं, बालू बालू। वो देश दुनिया के संपन्न देश है जहाँ कोई प्रोडक्टिविटी नहीं। यहाँ से लखनऊ घूमने जाइए, कोई खाली जगह दिखेगी आपको? धन खाने से भरा हुआ, और जमीन खोद दो तो मिनरल दिखती है। ऐसा देश है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है। और भूख से मरने वाले दुनिया में सिर्फ 3 देश है जहाँ लोग भूख से मरते हैं, सोमालिया, सूडान और हम भी। ये समस्या है हमारी। और जब हम लोग नागरिक अधिकार मंच चलाते हैं, और जब हम लोग ये आंदोलन चलाते हैं कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, तो लोग कहते हैं कैसे संभव है? अरे सारा पैसा तो अडानी अंबानी के घर पे जाता है, और 5,000 करोड़ में प्री मैरिज सेरेमनी हुई। मैरिज में पैसा इतना फेंकना है तो प्री मैरिज सेरेमनी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं अंबानी के लोग, और हमारी आपकी शादी करने के लिए पूरा जीवन जब गुजारते हैं, तब जाके बैंक में इतना पैसा रखते हैं कि हमारी बिटिया की शादी हो। ये ऐसा होता है। हाँ, समय का ध्यान है। एक अच्छी बात ना लग रही हो तो देखिए, ये सार्वजनिक बातें हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं मूल समस्या की बात कर रहा हूँ। इनमें उलझने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो कौन सा जहाज लेकर आया उस पे वो काली मिर्च और मेरे तुमको एक नहीं 10 टांगो भैया, समस्या सॉल्व करो। मंदिर एक नहीं 1000 भारत में बनाओ, गरीबी खत्म करो। हमको कोई आपत्ति नहीं देश में 1000 मंदिर बने। मैं मुस्लिम होकर कह रहा हूं कि 1000 मंदिर तोड़, मस्जिदें तोड़ दो, पर गरीबी। अगर तुम्हें लगता है कि ताजमहल तोड़ने से देश की समस्या खत्म हो सकती है, खत्म करो, तोड़ो ताजमहल को। किस अभागे ने ताजमहल बनाया? उस शाहजहां ने जब देश के अंदर भूखमरी फैली थी तो ताजमहल बनवा रहा था। वैसे तो तुम भी हो, देश के अंदर गरीबी फैली हुई है और तुम वल्लभ भाई पटेल का मेरे दिल में सम्मान है, पर तुम मूर्ति बना रहे हो। तुम मूर्ति बनाने से उनका सम्मान नहीं बढ़ जाएगा। लखनऊ में आप कौन सा अफसर बनाने जा रहे हो, उससे देश की समस्या समाधान नहीं हो जाएगी। तुम भी शाहजहां हो, वैसे ही निकम्मे साथी हो। इसलिए साथियों, इन समस्याओं पे विचार करने की जरूरत है, इन चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। सांकेतिक पॉलिटिक्स को बंद कीजिए। ये जो सांकेतिक पॉलिटिक्स है ना, इसको खत्म कीजिए। बाबा साहब भी इसीलिए चिंतित थे, बुद्ध भी इसीलिए चिंतित थे। अगर आप सबकी ये रियल चिंता है तो इस रियल चिंता के समाधान की तरफ बढ़िए। उलझते जाएंगे, उनका काम होता जाएगा। उलझ गए एक जनाब, कौन है? हुमायूं कबीर साहब, बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। गरीबी खत्म हो जाएगी बाबरी मस्जिद बनवाने से। खत्म कर दो यार मुगलों का इतिहास। देश के अंदर क्या मिलने वाला है? देश के अंदर 10 घंटे पार्लियामेंट के बर्बाद किए गए वंदे मातरम में डिबेट करके, और 1 मिनट का पार्लियामेंट का खर्च आता है 2.5 लाख रुपए। 15 करोड़ रुपए इन माननीयों ने चुटकी में उड़ा दिया। ये माननीय बैठे हैं और हम आप डिबेट सुन रहे हैं टीवी खोल के। हमें रोड पे आके इनको कहना चाहिए कि बंद करो ये डिबेट, शुरू करो बेरोजगारी पे चर्चा, शुरू करो गरीबी पे चर्चा, और समाधान निकाल कर आओ। नहीं निकाल सकते तो गद्दी छोड़ के भागो यहाँ से। जनता खुद अपना नेता चुन लेती है। हम किसी के मोहताज नहीं है, किसी के मोहताज नहीं। यह भारत है। 5000 साल से दुनिया के लोगों को अपने देश में बुला बुला के सवड़ दिया है, और दे सकते हैं। हमें एक मूवी आई थी डंकी, मतलब शर्म आती है यहाँ पे जो राजनीति करने वाले सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कि आप इसे याद करवा रहे हो। अरे सीखो यूरोप के देशों से कि जब एक व्यक्ति अपना देश छोड़कर उस देश में जाता है तो वो देश कहता है कि क्यों आ गए, आपके पास वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है। और जब आप बताते हैं कि मैं अपने देश में सताया जाता हूं, तो देशों का कानून है बहुत सारे देशों का कि आप हमारे देश में रह सकते हो। और हम अपने नागरिकों से कहते हैं कि साबित करो अपने नागरिकता, वरना देश छोड़ के भागो।
अरे ये वो भारत है जिसने पूरे दुनिया को भोजन दिया है, ये वो भारत है जिसने पूरे दुनिया को कपड़ा दिया है, ये वो भारत है जो पूरे दुनिया के लोगों को सम्मान दिया है। कभी आपने 10,000 सालों के इतिहास में जब तक ब्रिटेन हिस्ट्री है इंडिया की, एक भी ऐसा आक्रमण भारत द्वारा दुनिया के दूसरे देशों पे नहीं किया गया है, क्योंकि भारत को आवश्यकता ही नहीं थी किसी देश पे जाके आक्रमण करके छीनने के लिए। ये देश भरा पड़ा था, इसलिए दुनिया के लोग आए और हम दिल से उनका स्वागत करते हैं जो देश में आना चाहते हैं और देश को अपनाना चाहते हैं और देश से प्रेम करना चाहते हैं। वो दुनिया के किसी भी हिस्से का आदमी हो, अगर वो इस मानसिकता से देश में आना चाहता है, सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, तो देश को बढ़कर स्वागत करना चाहिए वैसे लोगों का, न कि तुम्हें छाटना चाहिए देश से। नफरत फैलाना बंद कीजिए, नफरत के शिकार हम भी हैं। सांप्रदायिकता से नहीं जाएगी। सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए आपको प्रेम का बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। धर्मवाद के खिलाफ जातिवाद हम फैलाते हैं, हम भी तो यही करते हैं, जो वो करते हैं वही हम करते हैं, वही तरीके हमारे भी सीखना पड़ेगा भगत सिंह से। भगत सिंह ने, ये मेरी अंतिम लाइन है, मैं कहीं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि आजादी के वृक्ष को हरा भरा रखना अगर जरूरी है तो इस दरख्त को, आजादी के दरख्त को जालिमों के खून से हमेशा सींचना पड़ेगा। कि देश में जालिमों की भरमार हो गई है, हर पार्टी का नहीं। हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं कि कोई पार्टी अच्छी है। 360 क्रिमिनल पार्लियामेंट में आज है, 360 क्रिमिनल, और सिर्फ बीजेपी के नहीं है, वो हर पार्टी के लोग हैं। 504 करोड़पति भरे हुए हैं वहां पर, वो सिर्फ बीजेपी के नहीं है, सभी पार्टी के लोग हैं। तो चक्षु खोलिए, गुलामी बंद कीजिए। और मैं कहता हूं कि आप जिस पार्टी के सदस्य हैं ना, आप उसी पार्टी से ज्यादा सवाल कीजिए। सब में मोनोपोली बना के रखिए। कौन तानाशाह नहीं बनना चाहता? सिर्फ मोदी बनना चाहते हैं क्या? कांग्रेस के लोग तानाशाह नहीं बनना चाहते क्या? बसपा के लोग तानाशाह नहीं बनना चाहते? मौका दीजिए, तानाशाह बनकर उनको चलाएंगे और आपकी समस्याएं आपके पास ही रखी रहेंगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय जय भीम।